अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा आइलेट का है लास्ट टॉपिक। ठीक हो गया। हमने पढ़ने हैं ट्यूमर्स। अब ट्यूमर्स में जो मैंने बताया था आपको कि बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आपने जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ रीड कर लेना है, वो भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में जब बच्चे बुक स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते होते हैं कि हम हर चीज़ पढ़ लें। सो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप पढ़ लें, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बता देती हूँ इनके नाम और एक एक फीचर बता देती हूँ कि आपका जो बिनाइन ट्यूमर है आइलेट के ऊपर, वो स्क्वैमस सेल पेपिलोमा हो सकता है, बेसल सेल पेपिलोमा हो सकता है। ये जो होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो सकते हैं। जिस तरह से बाकी जगह वॉर्स हो जाते हैं, स्किन वॉर्स हो जाते हैं, इसी तरह से ये भी जो है ना आइलेट के ऊपर हो सकती हैं। हम सर्जरी करके इनको बाहर निकाल देते हैं, बस बात ख़त्म। आगे बात करते हैं कि पाइथोजेनिक ग्रैनुलोमा क्या होता है। जब कोई आपकी इंजरी होती है, ठीक है, इंजरी के बाद कोई ट्रॉमा वगैरह होता है, उसके बाद जब वो हील करता है तो उसमें ना एबनॉर्मल रिस्पांस आ जाता है टिश्यूज़ का। उसमें क्या होता है कि पाइथोजेनिक जो है ना ग्रैनुलोमा बन जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें ये पेनफुल भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वेस्कुलराइज प्रोलिफरेशन वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा ये पिंकिश कलर का हमें नज़र आ सकता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा इसको। आगे हम बात करते हैं कैटोकैंथोमा। कैटोकैंथोमा जो होता है ना वो अडल्ट के अंदर होता है। ये भी पिंकिश कलर का होता है, नोड्यूल टाइप, और इसके ऊपर जो है ना हमें क्या नज़र आ रहा होता है, कैटिन नज़र आ रहा होता है। आगे हम बात करते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा। कैपिलरी हेमेंजियोमा आपका इंपॉर्टेंट है पैथो के लिहाज से। सो कैपिलरी हेमेंजियोमा जो होता है ना वो मोस्टली जो होता है वो फीमेल्स के अंदर होता है। बिल्कुल पिंकिश सा रेड सा लेन हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जब हम इसको ऊपर से प्रेस करें तो ये ब्लैंच कर जाता है, ठीक है, मतलब पेल हो जाता है। इसके अलावा अगर जो मतलब बच्चा क्राई करे अगर रोता है तो ये इसकी जो स्वेलिंग है वो ना चेंज होती है, ठीक है, मतलब उसकी जो स्वेलिंग है वो कम या ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये ना जो लाइफ के फर्स्ट ईयर होता है ना, मतलब बच्चा 1 साल का है तब भी ये डेवलप कर जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 40% केसेस में ठीक हो जाता है। मैं तस्वीर दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये आपका पेशेंट है, बच्चा छोटा सा आता है और इस तरह से उसके स्किन के ऊपर पिंकिश सा में मैस नज़र आ रहा होता है। ये भी हो गया। दूसरा आपकी पिक्चर ये वाली भी है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा है ज़ैंथीलाज़्मा। ज़ैंथीलाज़्मा जो होता है उसमें क्या होता है कि इसकी जो कॉज होती है वो मोस्टली जो होती है कि लिपिड की जो ना डिपॉजिट हो जाती है कहाँ पे, हिस्टोसाइट्स, स्किन के अंदर जो हमारे मैक्रोफेजेस होती हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टियोसाइट्स, ठीक है, वहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाती है किसकी, लिपिड्स की। सो लिपिड्स किस वजह से होगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाए किसी भी वजह से। सो इसकी जैसे आपके ना अगर मिडिल एज जो वुमेन होती है उनमें मोस्टली ये कॉमन है। मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको। जैसे ये पेशेंट है आपकी, ये बहुत कॉमन है वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अपर लोअर आइलेट में इस तरह से इसकी जो होती हैं क्रीमी डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको येलो क्रीमी डिपॉजिट फ्लैग लाइक मिल रही होती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो न्यूरोफाइब्रोमा है। न्यूरोफाइब्रोमा जो होता है वो हमारा नर्व शीथ का ट्यूमर होता है। कोई ना कोई बिनाइन ट्यूमर आइसोलेटेड हो सकता है। और इसके अलावा न्यूरोफाइब्रोमाटिस टाइप 1 एक होती है, सिंड्रोम डिजीज़ ही होती है, उसमें ये हो सकता है। अब इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, सबकी सर्जरी ही होगी ऑलमोस्ट, किसी की कुछ मेडिसिन वगैरह भी होती हैं। खैर हम इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो मेन चीज़ है वो है कि कैंसर में जो है बेसल सेल कार्सिनोमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो पेपर आया था 2021 में उसका यूक्यू है ये, ठीक है, उसमें यूक्यू है पूरे का पूरा आया था कि उन्होंने एक सिनेरियो दिया था। सिनेरियो के बाद हमसे पूछा था कि आप बताएं कि इसमें इसके टाइप्स कौन सी हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सो इसमें हमने क्या करना है कि बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है, सबसे पहली बात ये कि जो आइलेट का है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। और मोस्टली कहाँ पे होता है, ये लोअर, मतलब तकरीबन लोअर आइलेट पे ही ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एल्डर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये स्लो ग्रोइंग है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, काफ़ी टाइम लगता है इसको डेवलप करने में, ठीक होगी। और ये हमारे पास क्योंकि बेसल सेल कार्सिनोमा है तो आपने याद रखना है कि जो हमारी एपिडर्मिस की लेयर होती है बेसल सेल, ये उधर डेवलप करता है, ठीक है। तो हमारी समझ लें कि 90% केसेस के अंदर जो आइलेट का ट्यूमर होता है वो यही होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे जिसकी वजह से डेवलप कर सकता है। तो मैंने कहा कि ये एल्डर्स में होगा, तो एज के साथ साथ जैसे इंक्रीज़ करेगी एज, ये डेवलप करेगा। इसके अलावा आपकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर एक फेयर कलर का इंसान की स्किन जो है वो बहुत फेयर है और वो बहुत ज़्यादा उसकी वो एक्सपोयर करे किससे, सन से, ठीक है, एक्सपोयर बहुत ज़्यादा एक्सपोयर हो सन से, तो इसकी वजह से भी डेवलप कर सकता है। इसके अलावा आपकी अगर पहले से स्किन में कोई प्रॉब्लम, अगर स्किन में पहले से कोई लियन हो, जैसे ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा हमने पढ़ा था पहले, तो उसकी वजह से तो कैंसर कहीं पे डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो इनकी वजह से इनकी ये हो सकती हैं।
अब इसकी टाइप्स क्या हैं? अब मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि आपको जो बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, क्योंकि ये स्किन का है और स्किन तो आपकी हर जगह होती है। सो आपको जो ये 2 कैंसर है ना, आपके कहाँ कहाँ पे होंगे? आपकी ईएनटी में, जो नोज़ का, क्योंकि नोज़ के ऊपर स्किन होती है ना, तो एंटीरियर पार्ट नोज़, वहाँ पे ये होगा। अच्छा, नोज़ के अलावा और कहाँ पे होगा? आपके जो ईयर का चैप्टर है एक ट्यूमर्स वाला, ठीक है, पिन्ना वाला, उसके अंदर ये होगा। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ पे होगा? आप जब पैथो पढ़ेंगे, पैथो में स्किन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये होगा। सही है, तो ये 3-4 जगह दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे करें कि आप यहीं पे कर लें, यकीन करें जो यहाँ पे करेंगे वो हर जगह मतलब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबके फीचर्स सेम ही होते हैं। बाकी जगह बेशक आप ना करें। फिर अब ये मैंने बता दिया आपको इसके रिस्क फैक्टर्स के बाद एक और बात कि जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है ये ज़्यादा मेटास्टाइज नहीं करता, मीन स्प्रेड नहीं करता। इसके मतलब ये है कि लिम्फ नोड्स में नहीं जाता एज़ कम्पेयर टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के। सो आपने ये बात याद रख लेनी है, ये लोग मेंशन करते होते हैं एज अ डायग्नोस्टिक पॉइंट यूक्यू में। आगे हम बात करते हैं इसकी टाइप्स, तो ये भी यूक्यू हैं क्योंकि ये भी पूछी गई थी। सो यूक्यू में ये जो टाइप होती है इसकी 3 होती हैं। एक होती है नोड्यूलर, फिर सबसे पहले ये एज ए नोड्यूल अपीयर करता है। आप इसको स्टेजेस भी कह सकते हैं, लेकिन ये टाइप्स भी कह सकते हैं, मर्जी है। सो आपकी जो पहले नोड्यूल्स अपीयर करता है। नोड्यूल्स किस तरह का होता है कि ना, जिस तरह से कुछ चीज़ शाइन करती है ना, शाइनी सा, ठीक है, फर्म सा, और नोड्यूल अपीयर होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना, इनके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या होती है, जैसे नोड्यूल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या अपेयर होती हैं? ब्लड वेसल्स अपेयर होती हैं, ठीक है। सो इनके ऊपर ब्लड वेसल्स भी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, वो होती है नोड्यूलो अल्सरेटिव। अब जो सेंट्रल पार्ट होगा नोड्यूल का वो ना अल्सरेट कर जाएगा, ठीक है। अल्सरेट करने के बाद जैसे अब ये नोड्यूल था हमारा, ठीक है, तो सेंटर से इसने क्या कर दिया? अल्सरेट कर दिया है। तो साइड से जो होता है ये किस तरह होगा? साइड से लग रहा है जैसे बीड्स होते हैं ना, बीडिड इसके एंजेस होंगे, ऐसे बीडिड फॉर्म में इसके एजेस नज़र आ रहे होंगे हमें। सो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर अगर होता है तो हम कहते हैं इसकी स्टेज कौन सी होती है? नोड्यूलो अल्सरेटिव, और इसे हम कहते हैं रोडेंट अल्सर भी कहते होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो तकरीबन मार्जिनस पे नज़र आ रही होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखें, ये आपका है नोड्यूलो अल्सरेटिव की मतलब स्टेज है इसकी। इसमें शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा कि इसमें देखें इसके सेंटर में जो है ना वो अल्सर है, ठीक है, अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है, और साइड पे देखें आपको बीडिड फॉर्म में होता है, और वैसे ही शाइनी से आपको लग रहा होगा, ठीक है। सो इस तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है, इसे रोडेंट अल्सर बोलते होती हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? ये अक्सर भूल जाती है, सो आपने इसको याद रख लेना है अभी ही, कि जो होती है स्क्लेरोजिंग और मोर्फीफॉर्म। स्क्लेरोजिंग मोर्फीफॉर्म में क्या होता है कि अब ये जैसे पहले अल्सर बन गया, अल्सर के बाद ये क्या हो जाएगा? ये ना बिल्कुल फ्लैट सा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ख़त्म होने वाला होगा, और इसके अलावा प्लाग से बन जाएगा, ठीक है, और इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी इसके अंदर, मतलब इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा ये एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये होगा कि ये ना इसके जो मार्जिन होते हैं ट्यूमर्स के वो भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। आपने सिर्फ इसके 3-4 टाइप्स के नाम याद रख लें वो भी काफ़ी है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल सी, जैसे हम हर कैंसर की करते होते हैं कि आपने इसकी सर्जरी कर देनी है। सर्जरी करते हुए आपने इसके जो मार्जिन होता है 2 to 4 मिलीमीटर का मार्जिन वो भी रिमूव कर देना है, ताकि कहीं भी कोई जो ट्यूमर सेल है वो रह ना जाए कि वो दोबारा रीग्रो कर जाए। क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। क्रायोथेरेपी में हम ये करते होते हैं, अगर ट्यूमर है वो 10 मिलीमीटर से कम का है तो हम ये कर लेते होते हैं। इसके अलावा रेडिएशन तो हमने करनी ही करनी होती है, अगर छोटा नोड्यूल है तो हम रेडिएशन कर लेंगे। इसके अलावा हम लेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेज़र के बाद हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी एक मतलब ये तब हम करते थे कीमोथेरेपी जब रिकरेंट हो बहुत ज़्यादा और बहुत एडवांस स्टेज चली जाए, जब सर्जरी पॉसिबल ना हो, फिर हम कीमोथेरेपी कर लेते होते हैं। इसके बाद हम एक देते होते हैं, इसका नाम मैं आप याद रख लें, ये भूल जाता होता है तो अभी याद कर लें आप। इसे कहते हैं इमिग्वाइमोड, ठीक है। इमिग्वाइमोड 5% क्रीम होती है। ये ऐसी क्रीम होती है जो कि अगर हम लगाएं इसके ऊपर, सो ये ना इम्यून रिस्पॉन्स देता है। इम्यून रिस्पॉन्स देने की वजह से ये एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेजेस वगैरह को, तो एक्टिवेट करने की वजह से वहाँ पे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा, और आने की वजह से वहाँ पे जो सेल्स थे जो रीग्रो कर रहे थे बार बार उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है। 80 to 90% तकरीबन रिस्पॉन्स इसमें मिलता है हमें। तो आपका बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया है, जो कि मोस्ट कॉमन था, लोअर आईलेट पे था, ठीक है, लोकली इन्वेसिव था, मेटास्टाइज नहीं कर रहा था। इसके अलावा 3 टाइप्स पढ़ी हमने इसकी, नोडुलो अल्सरेटिव जिसे हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं, और स्क्लेरोजिंग और मॉर्फीफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो सेकंड मोस्ट कॉमन है। उसके बाद
ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है आइलेट का मैलिग्नेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है ना, हमने बात की थी कि जो बेसिल सेल कार्सिनोमा होता है वो मोस्टली जो होता है वो डी नोवो मतलब नया बनता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इसकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई स्टेज हो सकती है, जैसे हम कहते हैं एक्टिनिक केराटोसिस। एक्टिनिक केराटोसिस से ये डेवलप कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि वो लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं करता, लेकिन ये लिम्फ नोड में स्प्रेड करता है। अब ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जहाँ जहाँ भी है उसके फीचर्स यही होंगे कि लिम्फ नोड में स्प्रेड कर सकता है और ये मतलब मेटास्टाइज भी कर सकता है। अच्छा, अब इसका है कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स के तकरीबन सेम ही हैं कि एज के साथ साथ जो है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वाइट स्किन वाले पेशेंट का हो गया कि उसमें फेयर स्किन होगी, तो अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, ठीक है, तब डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि एक्सरेज वगैरह केमिकल्स वगैरह भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर इम्यून सप्रेशन हो जाए और पहले से इम्यून सप्रेशन हो जाए साथ ये एक्टिनिक केराटोसिस भी अगर हो तो डेवलप कर सकता है ये कैंसर, ठीक है। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था बेसिल सेल के अंदर के ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा था, वो भी इसमें इसकी वजह से डेवलप कर सकता है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली टाइप होती है वो बॉमिट डिजीज़ होती है। बॉमिट डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है कि आपका ना ये समझ लें कि आपकी पहली वाली स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक है। तो इन साइटू वाली स्टेज होती है, कार्सिनोमा इन साइटू वाली स्टेज होती है ये, ठीक है। इसमें कैसे डेवलप करता है, क्योंकि ये स्क्वैमस सेल है तो आपको कैसे नजर आएगी, जैसे रफिन सी को स्केली सा ऐसे हाइपरकेराटोटिक शार्पली डिमार्केटेड पैच होता है, जिस तरह से एक स्किन का पैच बन जाता है, ठीक है। तो आपको स्केली सा पैच मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये बन जाएगा, किस में चला जाएगा ये, अगर बहुत ज़्यादा हाइपरकेराटोसिस हो रही है तो वहाँ पे नोड्यूल बन जाएगा। और नोड्यूल कैसा लग रहा होगा, ये मिमिक कर रहा होगा केराटोकैंथोमा जो हम पढ़ के आए हैं अभी, बिनाइन ट्यूमर वैसे लग रहा होगा, लेकिन होता ही क्या है, कैंसरस होता है। इसके बाद कौन सी फॉर्म जाएगी, अल्सरेटिव की फॉर्म है कि जो ये प्लैग बना है ये अल्सर बन जाए। अल्सर बनने के साथ साथ इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो बीडेड नहीं होंगे जैसे उसके होते हैं, बल्कि इसके इवर्टेड बॉर्डर्स होती हैं, ठीक है। इवर्टेड बॉर्डर्स होते हैं और रेड बेस होती है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये सारा इजीली याद हो गया होगा आपको। ये देखें, आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आपकी बुक में नहीं जो तो मैं तो इस पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है बेसिस सेल, लेकिन स्क्वैमस सेल की है। तो इसमें क्या होती है कि आपकी देखें ये बड़ा सा प्लैग बन गया आपका आइलेट के ऊपर। आइलेट बनने के बाद आपकी जो स्केली पैच नज़र आ रहा होगा ड्राई सा, ठीक है, और सेंटर में अल्सरेशन हो रही होगी, जो बॉर्डर है वो इंडोरेटेड होंगे इसके। अब हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की, तो हमें सर्जरी कर देनी है सर्जरी के साथ, क्योंकि ये काफ़ी स्प्रेड करता है, मेटास्टाइज करता है, बहुत ही अंदर घुस जाता है, इसलिए हमने इसके साथ 5 to 6 सेंटीमीटर के जो बॉर्डर्स होते हैं वो भी रिमूव कर देनी है। फिर हम करते थे एग्जेंट्रेशन। एग्जेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो आई बॉल है वो पूरी की पूरी रिमूव कर दें, मतलब आई बॉल के अंदर जो कॉन्टेंट होते हैं वो रिमूव कर देने होते हैं। अब ये कब करती होती हैं, जब ये स्क्वैमस सेल इतना ज़्यादा स्प्रेड कर जाए कि हमें मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, ठीक है, तब हमने ये स्टेप लेना होता है। लेकिन ये बहुत बात की बात है, बिल्कुल आखिरी स्टेज समझ लें आप, जब बिल्कुल ट्रीट ना कर सकें, आइलेट का बुरा हाल हो जाए पूरी आई का, तब हम करते होते हैं। इसके बाद हम रेडिएशन कर लेंगे वैसे ही, ठीक है। और उसके बाद अब है स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, नॉट इम्पोर्टेंट सो मच, बट हम फिर भी देख लेते हैं कि ये बहुत कम होता है, मतलब ठीक है। ये ना हमारे जो स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनसे अराइज करता है, उनका ट्यूमर होता है, और तकरीबन 1% केसेस में ये अराइज करता है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता, मोस्टली 60 ईयर्स ऑफ एज में होता है, ठीक है। और जो अराइज करता है कौन कौन से ग्लैंड थे हमारे स्पेशियस ग्लैंड्स के, वो बोविन ग्लैंड थे, ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल्स थे। और पता है आपको कि ये जो ग्लैंड्स जीस मोल्स थे कहाँ पे थे, ये अपर आइलेट पे ज़्यादा थे, तो हमने ये अपर आइलेट पे ज़्यादा डेवलप करता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो टाइप्स कौन सी होती है, नोड्यूलर होती है। नोड्यूलर बिल्कुल नोड्यूल शेप का बनता होता है। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम इसकी, जैसे देखें आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक लेजियन बन गया है, ठीक है। तो आपने इसको नोट करना है कि आपने इसको देख लेना है कि एक लेजियन है या स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है, ठीक है। ये पेनलेस होता है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक लेजियन है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी सेकेंड जो स्टेज है वो है स्प्रेडिंग, या फिर टाइप कर लें स्प्रेडिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि बिल्कुल डिफ्यूज थिकनिक सी होती है और इन्फिल्ट्रेट कर देती है डर्मिस के अंदर, और इसके अलावा ये साथ साथ क्रोनिक ब्लीफाइटिस भी करवा रहा होता है। ट्रीटमेंट क्या करना है, तो ट्रीटमेंट यही है सिंपल सी, सर्जिकल एक्सचेंज कर देंगे हम, वो एग्जेंट्रेशन कर देंगे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा हमारा। इसके अलावा रेडिएशन कर देंगे हम इसके अंदर। चलें जी, आपका ये कंप्लीट हो गया। बहुत इजी टॉपिक था आज का आपका और छोटा सा था। इसके अलावा मैं बता देती चलूँ कि आपके इसके बाद मैं एक लेक्चर अपलोड करूँगी
जिसमें आपके एमसीक्यूज़ होंगे और क्वेश्चंस होंगे। आपने उनके आंसर करने हैं मुझे, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। जब 2 या 3 चैप्टर कर लूँगी फिर मैं उनके आंसर बताऊंगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है। आपने आलेट जिन लोगों ने बच्चों ने पूरी आलेट के वीडियोस देखी हैं वो लाजमी उनके आंसर करें, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होगी, आप खुद से जवाब देंगे ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू मैं खुद से पहले ही करवा दूँ। सपोज़ करें मैं आपको जैसे ये ख़त्म होने के बाद फ़ौरन से खुद ही करवा दूँ कि उनके आंसर, तो आपका जो माइंड सोचेगा, ये जो आपके माइंड में वो प्रोसेस होता है डायग्नोस करने की जो पावर होती है वो नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है कि मैं आपको जब ये क्वेश्चन सेंड करूँगी तो विदाउट आंसर्स करूँगी, आपने उनके आंसर करनी है। कोशिश करें कहीं पे कोई ऐड ना लें उसकी, आप खुद से उसके आंसर करें वीडियोस देख के, पढ़ के, ताकि आपके साथ साथ तैयारी हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत बर्डन हो जाता है आपका। जो ये जो होते हैं क्वेश्चंस पास पर्स के होते हैं, ये आपको ऐसे लग रहे होते हैं जैसे पूरी एक अलग से बुक बन जाती है आपकी। आप बुक तो कर रहे होते हैं, बुक के साथ साथ आपको टेंशन होती है कि मैंने पास पर्स करने हैं, आपके दिमाग में एक ही लगी होती है ये चीज़। अब उसमें क्या होता है कि आपको लास्ट में टाइम मिल नहीं रहा होता, आपको बेहतर है कि आप साथ साथ कर लें।